या तो आप राजनीति का हिस्सा नहीं है या आप राजनीति के शिकार हैं। या तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं हाँ, या आप राजनीति का शिकार हैं। अब तय आपको करना है। ये शोषित वंचित समाज समझ ले कि आप राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं या राजनीति का शिकार बनना चाहते हैं। अगर आप फटे कपड़े और धोती वाला नेता चाहोगे तो फिर तो आप गांधी के हरिजन ही रह गए। आप डॉक्टर अंबेडकर के बहुजन कहाँ बने? ये वोट आपको बेचने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको सौदा करने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको जाति धर्म का चेहरा देख करके बांटने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको देश की सत्ता तक जाने के लिए मिला था। ये वोट आपको इसलिए मिला था कि आप अपने लिए कानून बनवा पाओ। 5 अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद 22 प्रतिज्ञाएं घर घर तक पहुंच गई हैं और जो लोग नहीं भी जानते थे, बहुजन समाज के जो नहीं जानते थे, अब वो भी उसके बारे में चर्चा करने लग गए हैं। लेकिन क्या अब जो है 22 प्रतिज्ञाओं को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं अब लोगों ने गहराई से पढ़ी हैं। हाँ। अभी तक 1956 से दोहराई तो बहुत बार गई हैं, लेकिन अब उनको अच्छे से जाना है, समझा है, लोगों ने खंगाला है कि क्या है 22 प्रतिज्ञाएं। तो इसके लिए मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया करेंगे उनका? यस, बिल्कुल। भले उन्होंने विरोध में किया, क्योंकि एक चीज है, उसका विरोधी भी प्रचार कर रहा है और उसका समर्थक भी प्रचार कर रहा है। तो There is nothing like bad publicity। हाँ, तो यहाँ विरोधी ने भी अपना बराबर काम किया है। जितने समर्थकों ने किया है इसके, हम जैसे लोगों ने, हमसे ज्यादा जो लोगों तक पहुंची वो मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से पहुंची, तो इसमें उसका भी शुक्रिया। हाँ, लेकिन जिस नेता ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली, बनते राजरत्न अम्बेडकर के साथ ली, उन नेता को 3-4 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्यों हमारे ही नेताओं को हमेशा इस्तीफा देना पड़ता है? क्यों हमारे ही नेताओं की बलि ले ली जाती है? देखिए, ये लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी छीनते हैं पहले। हाँ। आदमी के पेट पे लात मार दो तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो यही इन्होंने अब किया है इनके साथ भी। इन्हें लगता है कि भाई गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो या और भी कोई कास्ट हो जिसको ये पीछे की कड़ी में रखना चाहते हैं, अगर वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके किसी लेवल पर पहुंच जाता है तो पहले तो उसे इतने प्रेशर में रखो कि वो सही से काम ना कर पाए, खुलकर काम ना कर पाए। और एक होता है कि भाई खुलकर काम करने के लिए पूरा स्पेस दे दिया तो वो अपने सारे टैलेंट को निकाल करके उसका यूज कर पा रहा है। तो यहाँ पर आज यही हुआ, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जो हुआ वो सीधा सीधा जातिवाद है। और जातिवाद यही कहता है कि अगर जातियों में नीचे रहने वाले लोग ऊपर उठ रहे हैं तो उनको नीचे दबाओ। तो ये इनको दबाने का काम किया गया है और राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरा देश आभार रहेगा और पूरे अम्बेडकरवादी आभारी रहेंगे कि जिन 22 प्रतिज्ञाओं को अभी तक केवल कुछ खास लोग जान पा रहे थे, उन 22 प्रतिज्ञाओं को आज आम जनता जान गई। और इसके लिए मुझे लगता है कि देश के समस्त नेताओं को, समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संगठनों को इस समय 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से कर देना चाहिए। नेता के साथ आपके जो मतभेद हो, मैं नहीं जानती क्या रहेंगे, कि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों के अपने अपने मत होते हैं, सामाजिक संगठनों के अपने अपने मत होते हैं, लेकिन समाज की न्याय वाली जो लड़ाई है वो तो हम सबकी एक ही है। अन्याय और न्याय की लड़ाई तो एक ही है। तो जितने भी न्यायवादी लोग हैं वो सारे जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं और चाहते हैं कि अच्छा जीवन मिले भारत के लोगों को, भारत आगे को बढ़े, प्रगति करे, तो वो लोग इस समय 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार प्रसार तेजी से करें और ये अच्छा मौका है। सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि जिस तरीके का जन समर्थन आज हमने रैली में देखा है, कम से कम भी नहीं तो 5-6 हज़ार लोग आराम से होंगे, उतनी बड़ी रैली थी। वो जन समर्थन हमेशा एक नेता को त्याग के बाद ही क्यों मिलता है? वो एक कुर्सी का त्याग ही उनको करना पड़ेगा जब जाके जनता उनके पीछे खड़ी होगी। क्यों हम सत्ता को एक बुरी नजर से देखते हैं? क्यों हम एक पोजीशन को बुरी नजर से देखते हैं? इसके पीछे ना धारण जी बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी है जो उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने हमेशा शोषित समाज में, निचले समाज में, निचले तबके में ये बात फैलाई, यार राजनीति बहुत गंदी चीज है। मैंने भी बचपन में सुना कि राजनीति तो वो करती हैं, गंदी औरतें करती हैं राजनीति। हमारे खुद गांव में बोलते थे। हाँ, मेरी माँ 1990 में 98 में चुनाव लड़ी थी ग्राम प्रधानी का, तो गांव ने बड़ा बुरा कहा कि भी औरत जाएगी चुनाव लड़ने, कि भैया ये तो बड़ी मतलब बिगड़ी हुई औरतें होती हैं, गलत होती हैं, वो कैरेक्टर वो होती है ना, इस तरह की औरतें ही चुनाव लड़ सकती हैं। और भैया चुनाव तो सबसे गंदे बुरे लोगों का, घटिया लोगों का काम है। जो झूठा होगा, मक्कार होगा, नालायक होगा, निकम्मा होगा, वो ही क्या कहते हैं राजनीति कर सकता है। तो इन्होंने ये सब चीजें उस गरीब समाज ने एक्सेप्ट कर ली कि भैया मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा बनूंगा, लेकिन मैं राजनीति नहीं। हाँ, और जब राजनीति पर वो कब्जा करके, उन्हें पता नहीं कि सुबह से जब आप सो के उठते हो, जब रात को सोते हो, एक अगर
पेस्ट भी यूज कर रहे हैं, अगर आप ब्रश भी यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स जा रहा है। हाँ। अगर आप सुबह से शाम तक नमक खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। राजनीति से प्रभावित है। आपके कपड़े से लेकर के जूते तक, आपके चश्मे से लेकर के आपके पेन तक, हर चीज पर सरकार टैक्स लगाती है। लग रहा है टैक्स। हाँ। तो आप राजनीति से कहाँ बच गए? आप बच ही नहीं सकते। अब ये दो अनजान लोग हो सकते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा नहीं है, या आप राजनीति के शिकार हैं। या तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं, हाँ। या आप राजनीति का शिकार हैं। अब तय आपको करना है। ये शोषित वंचित समाज समझ ले कि आप राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं या राजनीति का शिकार बनना चाहते हैं। वो राजनीति का हिस्सा बनकर ये बताते रहे नीचे वाले लोगों को कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, यहाँ मत आना भैया, ये तो बड़े हम भैया, ये तो हम जैसे सफेद कुर्ते वालों का काम है, जो छल कपट जानते हैं, छल बल दल सब कुछ करना जानते हैं। भैया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन छल भी तो एक कला है ना, हर इंसान को सीखना भी तो पड़ेगा ना। अगर सत्ता चाहिए, अगर पावर चाहिए, उसको छल करना भी तो आना पड़ेगा। देखिए बट हाँ, उस छल से किसी का बुरा ना हो उसके साथ। हाँ, ये इस समाज के पास यही कमजोरी है कि ये ज्यादा बड़ा छल करने से घबराता है। इसमें रिस्क लेने का दम नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। मैं इस समाज से आती हूँ। हाँ। और मैं जानती हूँ इस समाज को बहुत लंबे समय दबा के रखा ना, तो इसकी सोच में भी दब्बूपन आ गया। ये डरता है, और ये नेता को तभी नेता मानता है जब पूरा वो मिट्टी में मिल जाए। हाँ। उसको ये लगता है फटे हुए कपड़ों में आदमी होना चाहिए, टूटी हुई चप्पलों में होना चाहिए, मुंह सूखा सा होना चाहिए, आंखों में नमी ना होनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सूट बूट पहन के रहते थे, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि मैं भी अपने समाज को अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, कि वो सूट बूट में रहे। बिल्कुल। और ये समाज अब समझ ले कि अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उसका समाज बनना, तो आपको सूट बूट वाला नेता चाहिए, आपको अच्छा नेता चाहिए। बिल्कुल। आपको आगे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके नेता की सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फटे कपड़े और धोती वाला नेता चाहोगे, तो फिर तो आप गांधी के हरिजन ही रह गए। आप डॉक्टर अम्बेडकर के बहुजन कहाँ बने? अगर आपकी सोच गांधी का हरिजन बनना है, डॉक्टर अम्बेडकर के बहुजन है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर का बहुजन बनना है तो सोच को ऊंचा करो, और अगर गांधी का हरिजन बनना है तो लुंगी फटी हुई और बनियान में चिथड़े पहन के घूमते रहो, और सोच भी वैसी फटीचर रखो। तो मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की बहुजन हूँ। हाँ। इस देश की अम्बेडकरवादी हूँ, इस देश की न्यायवादी लड़की हूँ, इंसान हूँ, और मैं जातियों से परे हूँ। मैं सिर्फ मानव हूँ, और मैं समुदाय से ही परे हूँ। मैं जात से, धर्म से, पंथ से, हर चीज से मैं परे हूँ। मैं देश की सीमाओं से भी बंधी हुई नहीं हूँ। मेरे लिए दुनिया का हर जीव प्रेम करने के लिए मैं सबको प्रेम कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि इससे मुझे घृणा करने का कोई कारण चाहिए। मेरे लिए कुछ भी कारण नहीं है। अच्छा, जो आपने रास्ता, जो मंजिल बताई है कि बाबा साहब का बहुजन बनना है, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? उस तक पहुंचने का रास्ता यही है कि संवैधानिक अधिकारों को जानो, और संवैधानिक अधिकार आपको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। दूसरा, जाति धर्म के घेमे से ऊपर उठ जाओ। ये जाति धर्म के जो खोल में बंद हो गए हो ना, इन खोल को तोड़ने की कोशिश करो। एक दूसरे से प्रेम करो। जातियों में बांटे गए लोगों को, सबका खून एक जैसा है, सबकी अंदर 206 हड्डियां हैं। किसी के भी अंदर जाति अगर ऊंची है तो 600 हड्डियां नहीं है, वही 206 हड्डियों में पैदा हुआ है हर शरीर। तो आपने जातियों के लिए कैसे मान लिया कि मैं जाति छोटी हो गया, मैं ये कुमार हो गया, चमार हो गया, ये वामन हो गया, ये बनिया हो गया, और ये क्या कहते हैं यादव हो गया, कोरी हो गया, पासी हो गया? कैसे मान सकते हो? नाक के छेद सबके दो हैं, सब इसी दो नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सबको बराबर। अगर फेफड़ों में कम ऑक्सीजन होगी तो तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगी, सब मर जाएंगे। और ये कोई धर्म नहीं बचा पाएगा। कोई जाति का जो बड़ा लेवल चिपका के बैठे ना, बड़ा लेवल भी नहीं बचा पाएगा। 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन रोक दो, सारी दुनिया के जितने भी जाति धर्म के लोग सारे मारे जाएंगे। तो मुझे ये लगता है जातियों से ऊपर उठिए, भाईचारा बढ़ाइए, अपने दोस्त को दुश्मन को पहचानिए। हाँ। एक विचारधारा आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है जो आपको बांटने का काम करती है। मैं इसको कोई इंसान नहीं मानती, जो इंसान इसको फैला रहा वही मेरा दुश्मन है। हाँ। वो चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। इस विचारधारा से बाहर निकलिए, एकजुट होइए, एक दूसरे के वोट की पावर को समझिए। ये वोट आपको बेचने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको सौदा करने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको जाति धर्म का चेहरा देख करके बांटने के लिए नहीं मिला था, ये वोट आपको देश की सत्ता तक जाने के लिए मिला था। ये वोट आपको इसलिए मिला था कि आप अपने लिए कानून बनवा पाओ। ये वोट इसलिए मिला था कि आप इस वोट की ताकत से इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप कर सको, उस व्यवस्था में जानकारी ले सको, उस व्यवस्था में शामिल हो सको। लेकिन आप तो वोट देकर के व्यवस्था से बाहर के बाहर ही पड़े रह जाते हो। देखिए, दिल्ली की जनता ने एक ऑल्टरनेटिव सरकार को चुन के देख लिया, पंजाब की जनता ने चुन के देख लिया, उन्हें अंबेडकर साहब के फोटो दिखा के वोट तो आराम से ले लिया गया। लेकिन जब अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं उसी दिल्ली सरकार के नेता, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो अब बहुजन समाज जाएगा किस तरफ?
बीजेपी को तो नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बदतर है। अभी आपने 3 डंडों वाली बात करी थी, किससे मार खाना चाहोगे, हैं? तो अब ऑप्शन क्या बचेगा? जो कम करंट देगा, जो कम करंट देगा। एक और अल्टरनेटिव सोचा जाएगा। समझ अभी तो समाज के पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो समाज यही सोचेगा भैया जिसमें हाँ। कम करंट लेगा वो उधर ही जाने की कोशिश करेगा। हाँ। तो इस समय समाज पूरी तरीके से चौराहे पर खड़ा है कि कहाँ जाए, किसको हाँ। चुने। एक मतलब ऐसा माहौल चल रहा है इस समय समाज के बीच में कि वो किसी को क्लियरिटी देख नहीं पा रहा कि किधर जाए। हाँ। लेकिन अभी अगर जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी का चेहरा सामने आया है लोगों के बीच में, हम तो मानते हैं कि आप कम से कम अपने नेताओं को जानिए तो, समझिए तो, उनको पढ़िए तो, और उनकी तरफ जाइए तो। दूर से देख करके किसी के बारे में इमेज मत बनाइए कि वो गलत है या सही है। और मुझे लगता है इस समय जो तीनों पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों ने अपना जातिवादी चेहरा दिखा दिया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस समय बसपा के नेताओं को और बसपा को अंगड़ाई भरनी चाहिए। हाँ। उसको उठना चाहिए। हाँ। जिससे ये बहुजन समाज अपना स्वाभिमान और सम्मान जोड़ के देखता हाँ। है। अभी तक वो उसी से चिपका हुआ था। क्या हुआ, बसपा अभी क्या बीजेपी से डर के शांत बैठी है कि ईडी सीबीआई चिपका देंगे या फिर कोई जांच वांच हो जाएगी? देखिए इस समय मुझे लगता है कि अब डरने का काफी समय निकल चुका है। हाँ। और डरने वाले मर जाते हैं समय से पहले। और हाँ। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को अभी जिंदा रहना चाहिए। इस समाज को जरूरत है। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी को आज भी ये समाज अपना मसीहा मानता है। हाँ। अपना सुरक्षा कवच मानता है और इस सुरक्षा कवच में वो रहना चाहता है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से और इस बहुजन समाज पार्टी के टूटे हुए लोगों से भी, और जो इस समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन लोगों से भी, सारे इकट्ठे हो जाओ। इस समय आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय एकजुट होकर के समाज को बचाने की जरूरत है। समय समय के हिसाब से आप लड़ते रहना, कल को मार लेना, मर जाना, मेरे को इससे कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा उस समय पर। लेकिन आज व्यक्तिगत लड़ाइयां छोड़ करके समाज के बारे में सोचो। ये समाज आपका बच्चों की तरह है। ये समाज इस समय चिल्ला रहा, चीख रहा है कि यार बचाओ हमें। हम एक तो इस समाज पे है कि ठप्पा लग चुका है। दूसरी पार्टियों का अगर आप जाएं भी तो कहते हैं यार तुम तो उस पार्टी के लोग हो। हैं वो कितनी भी ईमानदारी से किसी की पार्टी के साथ चला जाए, उसको अलग नजर से देखा जाएगा। अलग नजर तो से, ये हो तो उस बेचारे ने ठप्पा लगाया स्वाभिमान की वजह से। तुमने आज उसका स्वाभिमान छोड़ करके तुम उसके साथ दुराचार कर रहे हो। तुम अपराधियों से भी बड़े अपराधी बन गए उस समाज के लिए। तो मुझे यही लगता है इस समय बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी ओबीसी समाज के लीडर हैं, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए, बहनचारा निभाना चाहिए और एकजुट होकर के इस समय समाज को बचाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां आप लड़िए, बाद में लड़ लेना, लेकिन इस समय बचा लो। और अगर बीजेपी दोबारा आती है तो मुझे लगता है लोकतंत्र को आपके पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और जो आपका डर है ना, ये डर आपका हत्या में बदल जाएगा। वो खुलकर हत्याएं करेगा, आपसे नहीं रुकने वाला। और ये रोक नहीं पाएंगे, उसकी ताकत इतनी बड़ी बन जाएगी। तो ये सही समय है, इस समय बचा लो, आपके पास आखिरी मौका है। इस समय आपको जो अच्छा विकल्प लग रहा हो कि सारे इकट्ठे होकर के कोई ऐसा रास्ता निकालो और ये समाज इधर को जा सके। बिल्कुल। देखिए, व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं खाली समय में, शांति काल में लड़ी जा सकती हैं व्यक्तिगत लड़ाइयाँ, लेकिन समाज की लड़ाई कितनी बड़ी है वो इस बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास एक विकल्प वो बने जो पूरे समाज को बचा सके। राजेंद्र पाल गौतम के पीछे आज जितने लोग दिखाई दिए, वो लोग कब तक टिके रहेंगे, मेरा ये सवाल है। और उस एक नेता को कितना समर्थन मिलता रहेगा, क्या उन्हें बार बार त्याग ही करना पड़ेगा इस समर्थन को बनाए रखने के लिए, या फिर वो समाज उस नेता की तरक्की से खुश भी होगा? ये सवाल है। सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरी साथी निधि के साथ मैं धारण। धन्यवाद।